इजराइल और ईरान के तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पाकिस्तान पहुंचे, जहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उनका जोर शोर से स्वागत करते। ताज्जुब की बात है कि 3 महीने पहले इन दोनों के बीच युद्ध जैसे हालात थे, तो ईरान के राष्ट्रपति की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी तो उनको पाकिस्तान जाना पड़ा। तो पाकिस्तान की आवाम का क्या कहना है, चलिए जानते हैं। पर बात करें, जैसे ही इब्राहिम रईसी पाकिस्तान में आते हैं, लाहौर और कराची को बंद कर दिया जाता है। स्कूलों में जी छुट्टी अनाउंस कर दी गई है और सारा पाकिस्तान जो है बंद था जिस दिन उन्होंने दौरा किया। तो इस दौरे की अहमियत के बारे में क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया, आपने अपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बात करने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूँगा कि देखें, जो ईरान है ये ब्रादर इस्लामी मुल्क है, और जब भी कोई अहम शख्सियत इस लेवल की किसी भी मुल्क में जाती है तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है और सिक्योरिटी की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप समझती हैं कि पाकिस्तान और इस खित्ते के अंदर सिक्योरिटी के जो मामला हैं और जितने हमारे दुश्मन हैं, अब ईरान का सदर अगर पाकिस्तान में आता है और खुदा न खास्ता कोई भी छोटा मोटा भी, जिसे हम कहते हैं पटाखा भी अगर चल जाता है, तो ये हमारी सिक्योरिटी के ऊपर लोग पूरी दुनिया से उंगलियां उठाते हैं। तो उनकी सिक्योरिटी के लिए ताकि मैक्सिमम उनको सिक्योरिटी दे सके हम, और दुनिया के अंदर भी एक इम्प्रेशन अच्छा जाए कि हम अच्छी सिक्योरिटी दे सकते हैं। ऐसे ही होता है। हाँ। ये जो है ना, ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इसको कहते हैं, और ये ऐसे ही होता है। जो काम ना करना हो उसका ये तरीका है टाल मटोल का। अच्छा, हाँ। 78 ईयर हो गए हैं, कश्मीर वहीं का वहीं खड़ा है। अच्छा। और यूएनओ कुछ नहीं कर सकी। ठीक है ना, बात तो यूएन से निकल के मल्टीलैटरल से बाईलैटरल पे आ गई ना। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि ये टेबल डिस्कशन है, इसमें ओरल कुछ नहीं होना। उन्होंने इसराइल बनाना था, बना दिया, पूरी दुनिया देखती रही। ये है इस दुनिया का रूल, माइट इज राइट। माइट इज राइट, ठीक है। जिसके पास ताकत है वही सब कुछ है। जब भी कश्मीर का मसला गया है, वीटो हो जाता था, रशिया वीटो कर देता। अब अमेरिका ने पाबंदी लगाई है कि रशिया और ईरान से आपने ट्रेड नहीं करना, और ये मान गए हैं। इमरान खान गया था और उसको उन्होंने घर भेज दिया। तो अभी पाकिस्तान ने ये बात दुनिया को बताई है कि हम ईरान के साथ जो वो पाइपलाइन है, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो अमेरिका ने कहा भाई आपके ऊपर हम सैंक्शंस लगाएंगे। क्या पाकिस्तान रेडी है इसके लिए? पाकिस्तान कभी भी रेडी नहीं हो सकता। वो इसलिए है कि पाकिस्तान मांगता है। हाँ। मांगने वाले की कोई इज्जत नहीं होती। अच्छा, इज्जत उनकी होती है जो खुददार हो। अब देखें इसराइल क्या चीज़ है, अमेरिका से टक्कर ले गया, सेल्फ सफिशिएंट है, ईमान की ताकत है ना। कितना बड़ा मुल्क है अमेरिका, और इसराइल के आगे, ईरान के आगे चुप। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अमेरिका चुप है ईरान के आगे। ये प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान एक 51 स्टेट्स हैं अमेरिका की, ये 52 है पाकिस्तान जी। यहाँ कोई चीज़ अमेरिका की मर्जी के बगैर हो सकता है? आप बताएं। कोई नहीं, कोई बड़ी अपॉइंटमेंट अमेरिका की मर्जी के बगैर हो ही नहीं सकता। अमेरिका छा गया, ये पाकिस्तान उसकी कॉलोनी है, हमारी कोई आज़ादी नहीं है। ये इलेक्शन आज़ादी वाले हुए हैं, ये जो इलेक्शन हुए हैं ये आज़ादी इंडिपेंडेंट हुए हैं, आज़ाद हुए हैं, रिगिंग नहीं हुई। 45-47 ही चल रहा है, कुछ हुआ है? आपकी सुप्रीम कोर्ट भी खामोश बैठी है। सही सर, आप वकालत में रहे हैं, बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। चेंज की बात आ रही है, चेंज सियासी चेंज है, तरक्याती चेंज है, टेक्नोलॉजी वाला चेंज है। आपको क्या लगता है हम किसी ऐसी पोजीशन पे हैं कि जहां पर हम ये उम्मीद लगा सके कि यार कोई चेंज आएगा? ईरान आया, अभी दौरा करके गया है, लाहौर भी आए, कायद आज़म के मज़ार पे भी गए, जो कि बहुत बड़ा सिंबल था इंटरनेशनल वर्ल्ड को। क्या हम जुड़ जाएंगे? क्या इस्लामिक वर्ल्ड आपस में फिर से करीब आ रही है जो कहीं बिखर गई थी? ईरानी सदर हमारे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर आया था, ठीक है, वहाँ कुछ नहीं बोला, समझ आई, जनरल तकरीर की लफ्जी और चला गया, समझ आई। हमारे उनके दरमियान बहुत फ़र्क है। जब भी बंडे लगते हैं कोई ना कोई दीवार हायल हो जाती है। बाकी चेंज तब आएगी जब अवाम उठेगी। अब देखें ना,
शहनशाह ईरान कितना ताकतवर था, आप सोच नहीं सकती। किसी ने घर के अंदर शहनशाह ईरान के ख़िलाफ़ बात की है ना तो उठा लिया गया है। फिर जब इनकलाब आया है ना, ये फ्रांस में था खमीनी, वहाँ से इसको लेके आए हैं, पूरी कौम उठी है। कौम जो है वो माली तौर पे तंग है, परेशान है। आटा देखें, मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ हम 4 बंदे हैं घर में, 63,000 रुपीज़ आया बिल सुई गैस का। ओह माय गॉड। अब बताएं, कुछ समझ नहीं, कोई बोलचाल नहीं। अब बिजली है, बिजली 1.5 से 2 लाख रुपए आएगा एक एसी का, कौन दे सकता है? फिर सर ऐसे तो मिडिल क्लास क्रश हो जाएगी। ख़त्म हो गई है, अब सिर्फ लोअर क्लास है या अपर क्लास है। वो है अपना साइकिल भी ख़त्म हो गए, अब मलक रियाज है, मंशा है, ये लोग हैं बड़े बड़े बिजनेस जी। हाँ, सर अगर हम अपने पड़ोसियों की बात कर ले, चाइना की, ईरान की, अफ़गानिस्तान की, भारत की, तो वो जो रिपोर्ट्स बनाते हैं उसमें ये कह रहे हैं कि भाई हमारे तो मिडिल क्लास बढ़ी है, हमारा तो बिज़नेस बढ़ रहा है, हमारा तो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है, हम तो IMF के पास नहीं जा रहे। हमारी बिज़नेस कम्युनिटी कह रही है वज़ीर आज़म साहब से कि IMF के प्रोग्राम में आप गए हैं तो हमारा बिज़नेस चलने लग गया है। ये बात नहीं है। वो IMF के पास गए हैं अपने फंड्स के लिए, कारें ख़रीदने के लिए, अलाउंसेस देने के लिए, तनख्वाह बढ़ाने के लिए, नॉन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए गए हैं, वो कौम के लिए नहीं गए। समझ आई? अब वो 3 करोड़ रुपए का टायर चेंज करा रही है, वो इसलिए गए हैं। मर्सिडीज़ कार के 3 करोड़ रुपए के टायर चेंज कराने गई है, वो इसलिए गई है। पैसे आएंगे तो वो यहाँ लगाएंगे ना। पता है कितना पैसा लगा है? अरबों के हिसाब से लगा है पैसा। वो किसका लगा है? आपका, मेरा लगा है। हम टैक्स पे ही हैं, हमें सवाल करने का जवाब हक नहीं है। अब इसराइल की बात ईरान ने पाकिस्तान में कही है कि हम जो है इसराइल को क्रश कर देंगे। पाकिस्तान ने भी इसराइल के बारे में बड़ी स्टेटमेंट दिए हैं। तो आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट ऐसा होगा कि अगर दोनों के बीच जंग शुरू हो जाती है, क्योंकि ईरान ने कहा है इसराइल को कि अब अगर आप हम पे हमला करेंगे तो जवाबी कार्रवाई पहले से ज़्यादा सख्त होगी। तो सर पाकिस्तान का स्टैंड क्या है यहाँ पर? पाकिस्तान खामोश रहेगा। आपको मालूम नहीं कि इसराइल को तस्लीम करने के चक्कर में है नवाज शरीफ भी और इमरान खान भी। इसराइल को तस्लीम करने के चक्कर में है। नवाज शरीफ तो काफ़ी हद तक एग्री कर गया था। नवाज शरीफ तो कश्मीर को भूल गया था और नो वार पैक्ट करने लगा था इंडिया जाके। अच्छा जी, ये जब आप वकील थे उस ज़माने के? नहीं, ये 4 साल पहले की बात है। मैं वकील तो बहुत पहले था। अच्छा, ये उस ज़माने की 4 साल पहले, जब ये वज़ीर आज़म था, जब ये इंडिया गया था ओथ टेकिंग सेरेमनी के ऊपर। पता है आपको? आपको नहीं पता? जब मोदी की ओथ टेकिंग सेरेमनी थी तो ये यहाँ से गया था बगैर इनविटेशन के। अच्छा जी, तो ये आपकी पोजीशन है। आप लड़ सकते हैं? आप बताएं, आप लड़ सकती हैं? कौम का क्या हाल है? सिर्फ 10% लोग खुशहाल हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट जो रिश्वत लेते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो माल कमाते हैं, और जो MNA MP हैं वो माल कमाते हैं। इसके अलावा कोई अमीर आदमी है? बेरोजगारी भी तो बहुत हो गई है। प्राडो भी तो बहुत हो गई है, लैंड क्रूजर भी तो बहुत हो गई। कभी पूछा कि भाई तुमने कहाँ से ली है 7 करोड़ की गाड़ी? किसी टैक्स वाले ने पूछा बंदे को रोक के गाड़ी को माल रोड पे कि ये 7 करोड़ की गाड़ी तुम कहाँ लेके जा रहे हो? अब हलीम खान ने 23 करोड़ की गाड़ी ली है, BMW 23 करोड़ की। 1400 कनाल ज़मीन अलाट करा गया है रावी के पास। अब बताएं, कोई अकाउंटेबिलिटी है? किसी ने स्टे ऑर्डर लिया है? किसी ने कोई एक्शन लिया है? कुछ भी नहीं हुआ। कौम सोई हुई है। कौम रोटी खाए उसके चक्कर में है या बाहर निकले? अवेकनिंग नहीं है।
सर कब तक रोटी ये के ऐसे ही चक्कर चलेगा। में रहेंगे? हमें आगे बढ़ना चाहिए ना। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, दुनिया बड़े बड़े मुल्कों के साथ मिलकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही है। अब ईरानी जैसे सदर आया, इब्राहिम रईसी आए हैं, 3 दिन का दौरा किया, लाहौर गए, कराची गए, उन्होंने पाकिस्तान के साथ जॉइंट एग्रीमेंट किया, बिज़नेस की बात की। ईरान ने कहा मैं आपको टेक्नोलॉजी भी दूंगा, हालांकि ईरान के पास खुद ज़्यादा इतनी ख़ास टेक्नोलॉजी नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये कोई आगे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा क्योंकि हम सैंक्शंस बर्दाश्त करने की पोजीशन में तो है नहीं है। तो अवाम में तो बड़ी उम्मीदें हैं। मुझे ये बताएं, उम्मीदें ही हैं। आसिफ जरदारी ने पाइपलाइन शुरू की थी, उसको गए हुए और अब आए हुए 7-8 साल हो गए हैं, पाइपलाइन वहीं खड़ी है, ईरान वाली। उन्होंने पूरी कर दी है। मैं बता रहा हूँ ना, चाइना के साथ सी पैक का था, वहीं का वहीं रह गया, नहीं हुआ ना, ना ही होगा। उनके कितने पैसे लग गए हैं। फिर आपके पास कुछ नहीं है सिवाय सांस लेने के, आज़ादी नहीं है। बस बदकिस्मती है कि कायद आज़म बहुत जल्द मर गया। अगर 3-4 साल रह जाता तो कॉन्स्टिट्यूशन दे जाता। अब इस वक्त बताएं कोई लॉ है? बताएं मुझे आप। मुझे उठा के ले जाएं तो कौन दाद रसी करेगा? कोई भी नहीं करेगा। हम लोग आदी हो चुके हैं जुल्म सहने के। जुल्म सहने के, बोलेंगे नहीं। फैज़ अहमद फैज़ कब से कह गया है, कब तक जुल्म सहते रहोगे अंधेरी रात में? इस वजह से ये कुछ नहीं होना। पंजाबी में कहते हैं मुल्ला जीवना, हमारी सराइकी ज़बान है, आई बिलोंग टू रहीम यार खान। तो मुल्ला जीवना कुछ नहीं थीवना, मुल्ला कुछ नहीं होने देगा। मुल्ला। अब आप ये देखें कि मस्जिद इमाम की तनख्वाह क्या है, जिसने 15-20 हज़ार, नहीं इतनी भी नहीं है, कम है, हाँ, इससे भी कम है। मस्जिद इमाम की तनख्वाह देख लें, उसके बेनिफिट देख लें, उसका स्टेटस देख लें। जो इस्लाम के नाम पे मुल्क लिया गया है, उसकी ये वैल्यू है। निकाह खान इज्जत में निकाह पढ़ा रहा है, हलाले करा रहे हैं। अब बताएं इसमें आपने क्या करना है या मैंने क्या करना है? देखें ना, इंडिया ने कहा हम जंग नहीं लड़ेंगे, हम ऐसा कल्चर लेके आएंगे पाकिस्तान में अपनी फिल्मों के ज़रिए कि यहाँ मुल्क ही ख़त्म हो जाएगा। इस मुल्क के अंदर लगता है कि ये इस्लामी नाम के ऊपर, इस्लामी नज़रियात के ऊपर ये बना है। क्या कुछ नहीं हो रहा इस मुल्क के अंदर। कुरआनी, फाशी, जुआ, ऐसे ही है ना। के कायद फरमा गए थे हम एक ऐसा बैंकिंग निज़ाम लेके आएंगे जो कि सूद से पाक हो। हमारे सारे बैंकिंग ही इंटरेस्ट बेस्ड है। तो फिर तरक्की कहाँ से हो? सूद का मतलब क्या है? इस्लाम क्या कहता है? मुझे ये बताएं, हमारे सिलेबस के अंदर कहीं इस्लाम है? कहीं इस्लाम है? हाँ, इस्लामियात की एक बुक ज़रूर है। बुक है ना, इस्लाम तो नहीं है ना। ये जो कॉलेजों में लड़कियां पढ़ती हैं, इनका लिबास देखे हैं आपने? क्या इस्लामी है? कुछ कोई चीज़ नहीं सिवाय मुल्क इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान है। इसके अलावा क्या इस्लाम है? हमारा तर्ज ज़िंदगी इस्लाम की है। हम ज़कात देते हैं, फिर ज़कात का टाइम आता है, ज़्यादातर लोग अपना पैसा बैंकों से विड्रॉ करते 2 दिन पहले निकाल लेते हैं, फिर अज़ाब आए या ना आए। सर आप बड़े सीनियर हैं, बड़े लोग इस टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं, कोई ऐसी उम्मीद की शमा जला दें जिससे आने वाली यूथ को कुछ हौसला हो जाए कि चलो कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे आगे कि हम दोबारा से जी उठेंगे। ये जो ज़िल्लतों के जो बादल है, ये जो गुर्बत है, ये जो हम पे जो इंटरेस्ट का जो बर्डन है, जो IMF का प्रोग्राम है, ये सब ख़त्म हो जाएगा, हमें थोड़ा सपोर्ट मिले। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो यूथ है ना, वो अमेरिका चली जाती है पढ़ने के लिए, लंदन चली जाती है, वो कल्चर लेके आती है। ब्यूरोक्रेट्स के बेटे होते हैं, आते ही ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं। उनको गरीब आदमी के मसले का पता ही नहीं है कि रोटी कैसे पकती है, चूल्हा कैसे जलता है, लाइन में कैसे लगते हैं, रिक्शा कैसे लेते हैं। उनको मसाइल ही नहीं है। ये मुल्क ऐसे ही रहेगा।
हम तबाही के दाने पे चले गए। एक जिम्मेदार जो चाहे कर सकता है, पुलिस उसका कुछ नहीं कर सकती। मुझे ये बताएं, भावनगर में जो वाक़या हुआ है क्या ये ठीक हुआ है? क्या ये पुलिस को इतना इख्तियार है कि किसी के घर जाके माँ बहन के साथ बेहुरमती करे? और जो फौज ने किया बेहतरीन किया है, आइंदा भी करे। अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपसे किसी ने पूछा कि दिन दिहाड़े ये दौलत कहाँ से आ रही है? एक मकान दूसरा मकान, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी, कहाँ से आ रही है? कोई सोर्स नहीं है। सही बात है। इसके लिए सिक्योरिटी का इंतजाम थे, पहली बात। दूसरी बात कि जो आपने कहा कि शहरियों को तकलीफ़ हुई, तो लाहौर के अंदर जब लाहौर में आए हैं तो यहाँ पे मकामी आम तातील थी, इदारे तकरीबन मैक्सिमम बंद थे। वो इसलिए बंद थे कि लोगों को बचाया जाए इस चीज़ से कि जो हमने ये VVIP मूवमेंट करनी है। अब लोगों को भी शऊर की ज़रूरत है। जब अनाउंसमेंट हो गई है एक दिन पहले कि कल मकामी तातील है, लेकिन हमारे अंदर ना एक प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों के अंदर ख़ास तौर पे कि जब वैसे तो बहुत सी हैं, एक कौन सी खास प्रॉब्लम है? ये है कि जिस चीज़ से बना किया जाता है ना, हम फिर वही काम करते हैं। जब बताया है कि लोकल छुट्टी है और ईरानी सदर ने आना है तो घर रहो भाई, मुलाकात आपसे तो नहीं करनी उन्होंने। उनकी मूवमेंट है, उनका सारा प्रोटोकॉल, उन्होंने वो काम करने हैं। तो ना तो आपसे मुलाकात करनी, आप बाहर लेने क्या गए? पहला तो सवाल मेरा इन अवाम से ही है। मुझे पता है कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम है, अब तो गूगल मैप पे सारा कुछ पता चल जाता है ना, रेड निशान हो जाता है। जब मुझे पता चल रहा है कि इस रोड के ऊपर ट्रैफिक जाम है, मैं उधर क्या लेने जा रहा हूँ? पहले तो इस सवाल का जवाब आपका ये आ गया। दूसरा कि कितना अहम है, अहम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि जो इस खित्ते की बदलती सूरत हाल है, इसराइल वाला मामला, इसराइल ने जो किया, फिर ईरान ने जो किया, और इसराइल फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म कर रहा है, ये ऐसी चीज़ है कि मैं कहता हूँ हदीस भी है कि मोमन का, जैसे वो कहते हैं कि जब एक जगह पर तकलीफ़ होती है तो दूसरे को भी तकलीफ़ होती है। उसके लिए शर्त है कि आपके अंदर ईमान होना चाहिए। वहाँ पे बच्चे मर रहे हैं, वहाँ पे सेहत की सहूलियात नहीं है, वहाँ पे मतलब बंदा बात करे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरी दुनिया को कोई कहीं हम देते हैं ना, अंग्रेज़ कोई किसी को कुत्ते को पानी पिला रहा है तो हम कहते हैं कितने अच्छे हैं। भाई कुत्ते आपको नज़र आते हैं, जानवर आपको नज़र आते हैं। गज़ा के अंदर जो बच्चों को पानी नहीं दिया जा रहा, वहाँ पे जो बम बरसाए जा रहे हैं, वहाँ पे इंसानियत को ख़त्म किया जा रहा है। मुसलमान होना या किसी भी मज़हब के साथ ताल्लुक़ होना अलग है। अब ये देखो यार, छोटे मासूम बच्चों का क्या कसूर है? तो ये सारी सूरत हाल के तनाज़र में बतौर मुस्लिम कंट्री हमारा हक बनता है, ईरान का हक बनता है, जितने भी मुसलमान हैं सब का हक बनता है। अब अगर ईरान ने एक स्टेप लिया है तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए बतौर नेशन, और हमारी गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। यकीनन जो ज़ाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आवाम को नहीं बताई जाती, कुछ ना कुछ हो रहा होगा। बाकी भी जिन मुल्कों में हिम्मत है यकीनन कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक मसला जैसे मैंने ये कहा कि प्रॉब्लम है, एक दूसरा प्रॉब्लम भी ये है कि हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। हिम्मत होनी चाहिए, बिल्कुल। हम बात नहीं कर सकते। अब मैं अगर यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो मैं अगर ये डरता रहूँ कि मैं ये बात करूँगा तो मुझे कोई उठा लेगा, मुझे यकीन होना चाहिए कि मौत बरहक है। मुझे अगर यहाँ गोली लगनी है, मैंने अगर कल मरना है, मुझे किसी ने उठाना है, गायब करना है, तो वो उसने कर ही लेना है। तो जो हक है वो करें, मतलब सच बात कहने से ना डरे। क्यों डरने की क्या बात है? इब्राहिम रईसी पाकिस्तान की सरजमीन पे खड़े होकर कहते हैं कि हम इसराइल को क्रश कर देंगे। ये बात, ये स्टेटमेंट उन्होंने ईरान में नहीं कही, उन्होंने ये पाकिस्तान में खड़ी होकर की है। तो क्या इसराइल पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लेगा क्या? हम क्योंकि कुछ ना कुछ तो वो भी करेंगे कि पाकिस्तान के सरजमीन से ऐसे स्टेटमेंट इसराइल के लिए जा रही है। जी, अगर आप यहूदी की तारीख पढ़ें, हाँ। यहूदियों की तारीख, आपने इस इंटरव्यू, अभी जो इंटरव्यू हो रहा है, अगर आपको पता होगा, यकीनन पता होगा, नहीं भी पता तो आपने गूगल पे जाएं, या गूगल पे तो मेरा ख्याल है इतना वो सच्चाई के साथ चीज़ें नहीं होती, आपको पुरानी किताबें खंगालनी पड़ेगी। यहूदी दुनिया की शातिर तरीन, ख़तरनाक तरीन कौम है। अच्छा। और इनकी जो एजेंसी है आपको पता ही होगा, मोसाद, ये दुनिया की ख़तरनाक तरीन एजेंसी है। हमें पता भी नहीं चलता। बाज़ दफ़ा वो ऐसे करेंगे कि मिसाल के तौर पे आप एक आलम दीन है नहीं, वैसे करूँ फ़र्जी तौर पे, वो आपको कहें कि ये आपको जी हम 10 लाख रुपए दे रहे हैं। आपने कहना इतना नेक आदमी ये 10 लाख रुपए दे रहा है, ये तो बड़ा मतलब पहुँची हुई, 10 लाख आज तक नहीं किसी ने फंड दिया। आपकी अटैचमेंट हो जाएगी, वो फिर कुछ पैसे देगा, वो करते करते आपको इंगेज कर लेगा अपने साथ। प्लानिंग उनकी ये होती है कि कहीं सालों बाद या दिल करे तो कहीं मतलब कोई कई दहाइयों के बाद उन्होंने आपसे कोई ऐसा काम लेना हो,
उनकी प्लानिंग ऐसी है कि वो पहले लोगों को और प्लानिंग जी। हाँ। तो इस चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह एजेंसी समझती हैं। ये नहीं है कि मैं बात कर रहा हूँ, मैं साफ़ी हूँ, मुझे पता है, हमारी एजेंसीज़ को नहीं पता। हमारी एजेंसीज़ भी अल्लाह का शुक्र उनको पता है। हर चीज़ अवाम को नहीं बताई जाती। हम तनकीद करते हैं इदारों पर, सारा वो एक अलग चैप्टर है, खैर बात लंबी हो जाएगी। हमारी एजेंसीज़ भी एक्टिव है पूरी तरह, पता है सबको। अगर हमें पता है तो उनको भी, वहाँ भी पढ़े लिखे माशाल्लाह पूरे अकल वाले लोग बैठे हुए हैं। तो ये ख़तरनाक लोग हैं, तो इनकी इस प्लानिंग को समझने की ज़रूरत है। और वो जो बात आपने की ना कि पाकिस्तान को कोई ख़तरा नहीं हो सकता किसी किस्म का, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी एटमी पावर है, लोग कहते हैं जी कश्मीर में ये हो रहा है, फ़लाँ जगह पर ये हो रहा है, हमारे पास एटम है। भाई बात को समझें, ये एटम है, ये कोई वो शादी पटाखा नहीं है शादी के ऊपर बजाने वाला कि आप जाके फेंक दें। एटम बम को पहले समझें। जिनको नहीं पता मैं उनको बच्चा कहूँगा, आपको पता नहीं है कि जब वो चलता है तो होता क्या है, आपको तो पता ही होगा। शेख रशीद तो कहते हैं पाव पाव के हैं बम। शेख रशीद साहब पता है क्या, शेख साहब अपनी गुफ्तगू के बलबूते पे आपको पता ही है कि वो बिकते हैं, उनको व्यूज़ मिलते हैं आजकल, तो वो भी क्या बंदा। हाँ तो बैठ के चले कश्मीर पे बात करते हैं। ईरान की जो स्टेटमेंट है, जो ज्वाइंट एग्रीमेंट सामने आया है, वो बोलता है कि कश्मीर का इशू सॉल्व होना चाहिए, बायलैटरल होना चाहिए और कश्मीरियों के विल के मुताबिक होना चाहिए और इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक होना चाहिए। देखिए, ईरान ने यहाँ पर यूएन का नेम नहीं लिया, ईरान ने यहाँ पर मल्टीलैटरल को नहीं डिस्कस किया। बायलैटरल मतलब ये जो कश्मीर इशू है, और सेम यही स्टेटमेंट इससे मिलता जुलता सऊदी अरब ने भी दिया था। इसमें मैं सिंपल सी बात करूंगा, इंसान के अंदर जुर्रत होनी चाहिए, पहली बात। ठीक है, अगर कश्मीर का मामला जुर्रत से आप अटैच कर रहे हैं। अच्छा, अगर मेरे अंदर जुर्रत है, हाँ। मैं आपके हाथ से ये माइक छीन सकता हूँ, अगर मेरे अंदर जुर्रत है। अच्छा। अगर मैं डरता रहूँ कि यार लड़की है, मैं इसे छीनूंगा, ये क्या हो जाएगा, तमाशा। जुर्रत है और अगर छीनना चाहिए, मैं राइट पे हूँ। ये नहीं है कि मैं ऐसे ही फजूल, अगर मैं राइट पे हूँ, ये मेरा है, मैं छीन सकता हूँ तो मैं छीन लूँ। जुर्रत की बात है। अगर जुर्रत नहीं है, अब कश्मीर वाला जो मामला है, ये होना है जुर्रत से हल। अच्छा, ये जो बयानात आते हैं ना मुख्तलिफ ममालिक से, होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो होना चाहिए। भाई अगर करना है तो फिर जुर्रत से करना है। जुर्रत क्या है, उससे ताकत का करना पड़ेगा। टेबल के ऊपर कश्मीर का इशू, मैं पता नहीं दुनिया में रहूँ ना रहूँ, मर जाऊँ, मुझे नहीं पता, टेबल टॉक के जरिए कश्मीर का मसला आपका हल कोई नहीं होना। तो दुनिया तो मल्टीलैटरल टॉक से कश्मीर के इशू को बायलैटरल टॉक से है कि यानी दो कंट्री जिसके बीच ये मसला है यही हल करेंगे, ना उस साइड से कोई बैठता है ना इस साइड से। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो ज़ाहिर है हम भी डिस्कस नहीं कर सकते। बहुत सारी दुकानें हैं जो चल रही हैं। ठीक है, अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत सारी दुकानें चलती रहीं, असले की चल भी रही हैं। जहाँ जहाँ पर भी दुनिया के अंदर प्रॉब्लम है, वहाँ पर आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि वहाँ जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो क्या क्या बिकता है। असला बिकता है, बारूद बिकता है, बहुत सारी फिल्मों में निशानदेही की जाती है, लड़ाइयाँ क्यों कराई जाती हैं, चीज़ें क्यों कराई जाती हैं। अब जहाँ जहाँ पर दुकानदारियाँ चल रही हैं, वो दुकानदारियाँ चलाने के पीछे एक बड़ा माफिया है, इंटरनेशनल माफिया है। वो ना चाहेगा कश्मीर वाला मसला हल हो, ना जैसे पाकिस्तान ये खिता है ना वो कहेंगे कि ये दोनों ममालिक आपस में बैठे मिल के। हालाँकि देखें पाकिस्तान के अंदर जिस तरह है, इंडिया के अंदर आप देखें कि इंडिया में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। तो हम जब कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, तो गवर्नमेंट तो दुश्मन एक दूसरे की हो सकती है, अवाम तो नहीं है ना। वहाँ आपने देखे उनके लोग जब इधर आते हैं वो कितने प्यार से बातें करते हैं। हमारे लोग भी, इनका भी दिल करता है कि हम इंडिया के लोगों से बातें करें, एक दो कौमों को छोड़ के, मतलब बड़ा प्यार है दोनों कौमों। अभी ननकाना साहब का जो मेला था, पंजाब ने बड़ा हाई प्रोटोकॉल दिया उनके लिए। एक स्पेशल जो है वो स्टीम इंजन वाला वो ट्रेन भी चलाई यात्रियों के साथ। पाकिस्तान के सीएम ने बैठ के खाना खाया, वहाँ पे गंदम की कटाई की। तो इतना करतारपुर को देख लें कि इतना बड़ा मैं यहाँ पे क्रेडिट देना चाहूँगा, चाहे बहुत सारे मेरे दोस्त नाराज़ भी होंगे कि ये इमरान खान को क्रेडिट जाता है। इमरान खान और बाजवा साहब ने मिलके ये, हाँ चले उनको भी दे दें, दोनों को दे दें, एक ही बात है। ये क्रेडिट उन लोगों को जाता है जिन्होंने ये किया। तो ये है कि कौमें एक दूसरे के साथ बैठना चाहती हैं, बात करना चाहती हैं, खाने खाना चाहती हैं। हमारी कल्चरल एक्सचेंज होना, ख़वातीन उनकी साड़ियाँ पहनना चाहती हैं, ठीक है। हमारे हाँ, तो ये सारी चीज़ें, हमारे लोग करीना कपूर को मिलना चाहते हैं, उनके लोग इधर आके जवेद शाहरुख खान की तस्वीर तो मोस्टली हर घर के में लड़की के रूम में। ये दुकानदारी है हुकूमतों की। अब देखिए जब इंडिया में इलेक्शन होता है तो वहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। तो वो उनकी जो कौम, चूँकि हिंदू जो ज़्यादा है ना वो एंटी मुस्लिम है, तो वो वोट ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर देता है कि इनको मारो।
अच्छा। हाँ जी, इसी तरह जो गाय वाला इनका मामला है, हाँ। गाय वाला मामला ये इतना बड़ा मामला नहीं है। सर अब तो कानून बन गया ना वहाँ पर कि मतलब आप ज़िबा ही नहीं कर सकते ना, उन्होंने कानून बना दिया और गाय के लिए उन्हें प्रॉपर शेल्टर हाउस बना अगर दिया। गाय के ऊपर ही गुफ्तगू करूँ ना, आपका 1 घंटे का प्रोग्राम हो जाए कि गाय को मुकद्दस बनाया कैसे गया है। बात वही है दुकानदारी। पाकिस्तान के अंदर देखें, एक मुसलमान है, कलमा पढ़ता है, ठीक है, एक मौलवी के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? मेरा आपसे सवाल है, क्यों नहीं पढ़ते? क्या मसला है? सजदा अल्लाह को करना है भाई, अल्लाह अल्लाह ही करनी है ना। एक मौलवी के पीछे नमाज फिरके बन गए। क्यों बन गए? प्रॉब्लम आपका वो मजहबी रहनुमा है, चाहे यहाँ उठते हुए मेरे को गले बढ़ जाए, प्रॉब्लम इसी तरह उधर भी है। उनके जो मजहबी जो उनके सूझवान है, उनका प्रॉब्लम है ना, वो मुसलमानों के करीब आना देना चाह रहे हैं। इसी तरह मुसलमानों के अंदर भी ये प्रॉब्लम। तो ये जो बात मैंने पहले की थी ना, दुकानदारी, तो बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि वो दुकानदारियाँ चल रही हैं, वो दुकानें बंद हो जाएंगी, दुकानें कोई बंद नहीं करना चाहता। मसला हमारा ये है, जिसकी वजह से वो जो पॉजिटिविटी है या वो एक कनेक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं खत्म हो पॉजिटिव गई। इंसान को होना चाहिए, पॉजिटिव इंसान को होना चाहिए, पॉजिटिव बात करेंगे, प्यार बांटें, मोहब्बत बांटें, फूल पेश करें, खाने पेश करें, मतलब प्यार मोहब्बत के साथ रहें। नफरतें पेश ना करें। ना ना, नफरतें क्यों? प्यार का इजहार करें। एक प्यार इजहार का दिन था, उस पर भी पाबंदी यहाँ पे लग गई है, पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम था, उसको भी लगा दिया। वैलेंटाइन वाला हाँ, तो उसको पॉजिटिव लेते ना, क्या मसला है? उसको बहन भाई का दिन बना दिया यहाँ पे, ये आप देखें। नहीं नहीं, प्रॉब्लम उसमें क्या था यार? दो इंसान आपस में बैठ के प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, क्या मसला है? बाकी मसला तो नहीं होना चाहिए, लेकिन है ना लोगों को मसला, कह रहे वैलेंटाइन क्यों मना रहे हैं? इस्लामिक देश में वैलेंटाइन नहीं होता। देखा, बेटी अपनी माँ को फूल पेश कर रही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कुरान पाक कहता है कि वालिदैन के साथ एहसान करो, उनके साथ अच्छा सलूक करो। भाई अगर बहन को पेश कर रहा है, बहन भाई को कर रही है। इंडिया में भी वो रक्षाबंधन मानते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको फूल पेश कर दूं कि मेरी कुलीग है, ठीक है, अच्छी लड़की है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो पॉजिटिव रहें। फूल पेश करने का मतलब ये नहीं है कि फूल पेश किया तो पता नहीं क्या हो जाना है। तो बात मैं उस पॉइंट पे कर रहा हूँ, लोग ये ना समझे पता नहीं ये क्या बातें हो रही हैं। पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहेंगे तो सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। ईरानी राष्ट्रपति के पाकिस्तान दौरे से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हो गए नाराज। उन्होंने दे दिए सैंक्शन की धमकी। पहले से ही आर्थिक मंदी में डूबा हुआ पाकिस्तान क्या एक और सैंक्शन झेल सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय